Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर मॉडल पेपर 3 है ये, ठीक है। इसको यहाँ पे गलत हो गया है। तो आज के हम अपने सेशन में मॉडल पेपर 3 डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि 50 क्वेश्चंस का जो है आपके नेट एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से आपका पूरा पेपर है। जिस तरह से आपको अपने नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 में पेपर देखने को मिलेगा, उस तरह का पेपर यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, प्रैक्टिस सेट हमारा डेली चल ही रहा है। बीच बीच में हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं पर आपके पेपर 1 के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज गुड एवोल्यूशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। जो गुड एवोल्यूशन होता है लिखे हुए जो मटेरियल है उसका, तो वो किस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए? क्या लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, लॉजिकल प्रेजेंटेशन पे नहीं होना चाहिए, या फिर एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेयर एवर इज रीड, या फिर कॉम्प्रहेंशन ऑफ सब्जेक्ट? तो गुड एवोल्यूशन जो होगा रिटन मटेरियल का वो आपका कॉम्प्रहेंशन जो है सब्जेक्ट का उस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन हैज व्हाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड? टीचर जो है वो टीचिंग एड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल वो क्यों करते हैं? क्या टीचिंग को मज़ेदार बनाने के लिए, टू टीच विद एन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो बच्चे की जो समझ है, समझ का जो लेवल है उनके अंदर वहाँ तक वो पढ़ा सकें, ठीक है, जितना वो समझ सकें, या फिर फॉर स्टूडेंट अटेंशन, या फिर जो स्टूडेंट है उनकी अटेंशन रहे पढ़ने में, मतलब वो मतलब इधर उधर अलग टास्क पे ना लगे, सबके सब जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही इन्वॉल्व रहें, या फिर टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव। ये मतलब वही सेम चीज़ आ गई यहाँ पर, अटेंशन है, अटेंटिव रहना। तो टीचिंग एड का जो इस्तेमाल है उसका जो मेन, ये सभी है वैसे तो, इन सभी चीज़ों के लिए आप टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें यहाँ पर कोड नहीं दिया है, एक ही चूज़ करना है, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसको चूज़ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो वो क्या रहने वाला है कि टू टीच विद एन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। मतलब टीचिंग एड्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की जो समझ है वो जितनी विकसित है हम उसको उस लेवल तक समझा सकें या फिर पढ़ा सकें। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एटीट्यूड्स, कंसेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे एटीट्यूड हो गया, कंसेप्ट हो गया, स्किल मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, ये कौशल होता है किसी चीज़ को करने की जो क्षमता होती है वो आपकी एबिलिटी या कैपेसिटी कहलाती है। लेकिन किसी चीज़ को बेहतर ढंग से करने की जो कला होती है दैट इज़ स्किल और कौशल। तो स्किल और नॉलेज, ये चारों चीज़ें जो हैं वो किसके प्रोडक्ट्स हैं? क्या लर्निंग के, क्या रिसर्च के, हेरिडिटी के, या फिर एक्सप्लेनेशन के? तो ये चारों ही जो हैं वो आपके लर्निंग के प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट। अब इनमें से कौन से जो है आप जो ज़्यादा फ्रीडम देंगे शिक्षार्थी को इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है? बच्चा कब ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, फ्रीली कब इंटरेक्ट कर पाएगा? जब आप फिल्म का इस्तेमाल करेंगे तब, या फिर आप स्मॉल ग्रुप डिस्कशन रखेंगे तब, या फिर लेक्चर्स आप एक्सपर्ट्स के द्वारा लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे तब, या फिर व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी, या फिर जो देश वगैरह में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको टीवी पर दिखाएंगे तब। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये थोड़े पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको इसको एलैबोरेट करती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो शायद आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये लगे कि ये आंसर क्यों हुआ, दूसरा वाला क्यों नहीं हो सकता था। ठीक है, बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वहाँ पर तो जो कॉमन आंसर रहेगा फिर वही होगा, वहाँ तो जो फैक्ट है वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा पेडागोजिकल क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहता है, इस वजह से एक्सप्लेनेशन ना होने के बाद भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करें अगर हम फिल्म की, तो फिल्म अगर आप कभी आपने देखा होगा, अगर आप पहले गांव में होता था कि एक ही टीवी हुआ करती थी, तो सारे लोग जो होते थे वो मूवी देखने किसी एक के घर पे इकट्ठा हुआ करते थे, तो वो आपस में जो थे ना बातें नहीं करते थे, सबका फोकस मूवी पर ही रहता था। हाँ, अगर ऐड वगैरह आता था उस टाइम पर अगर वो बात कर ले वो अलग बात है, लेकिन जब मूवी चल रही होती थी उस टाइम पर सबका फोकस मूवी पर होता था, वो आपस में बातचीत नहीं करते थे। तो हम कह सकते हैं कि अगर फिल्म उन्हें कोई दिखाई जा रही होगी एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो वहाँ पर वो इंटरेक्शन नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनका माइंड ऑफ फोकस जो है वो स्क्रीन पर ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा वही आ गया कि कंट्री साइड प्रोग्राम्स को अगर आप टीवी पर व्यू करते हैं तब भी इंटरेक्शन की प्रोसेस यहाँ नहीं होगी। लेक्चर्स अगर एक्सपर्ट्स के द्वारा हो रहे होंगे तो यहाँ पर भी बच्चा बोल नहीं सकता, क्योंकि लेक्चर्स में क्या होता है टीचर ही बोलता है। ठीक है, तो यहाँ जब बच्चा बोलेगा ही नहीं तो इंटरेक्शन कैसे होगा, इंटरेक्शन बिना दो लोगों के बोले तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन रहेगा। अगर जैसे किसी भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और बोला जाता है कि 4 स्टूडेंट जो है वो इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कंक्लूज़न क्या निकलता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़फुल है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन पर वो जब आपस में बातचीत करते हैं तो जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पर बच्चे फ्रीली जो है वो इंटरेक्शन कर पाते। टीचर के सामने उन्हें थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं हम सही बोल रहे हैं या नहीं, थोड़ा हेजिटेट भी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है टीचर को बहुत ज़्यादा आता है और शायद हमें वहाँ तक नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में कंफर्टेबली वो आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कशन कराना ज़्यादा बेस्ट है अगर आप लर्नर्स को फ्रीली इंटरेक्ट कराना चाहते हैं तब। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो यहाँ हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं। तो देखिए अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन में ही हम देखते हुए आए हैं। तो लर्निंग के प्रोडक्ट में हमने एटीट्यूड भी देखा था, हमने नॉलेज भी देखा था। अब यहाँ पर हमारी दो जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी नई हैं, एक तो आपका कंसेप्ट और दूसरा आपका मैच्योरेशन। अब तो ये तो दोनों ही जब प्रोडक्ट हैं तो ये दोनों आंसर दोनों प्रोडक्ट होने से ये तो दोनों नहीं रहेंगे। अब सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है और नहीं है तो देखिए कंसेप्ट लर्निंग का ही तो एक प्रोडक्ट है। कंसेप्ट होगा उसी को तो आप समझेंगे, है ना, उसी को आप लर्न करेंगे, तो कंसेप्ट तो लर्निंग प्रोसेस में आएगा। लेकिन मैच्योरेशन नहीं आती, क्योंकि मैच्योरेशन आपको पता है कि ऐसा होता है कि एक टाइम लिमिट के बाद सारे स्टूडेंट्स में आता है चेंजेस, तो वो मैच्योरेशन कहलाती है। तो ये आपके लर्निंग का जो है वो नहीं है प्रोडक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इन्हेंस्ड। रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, इम्पार्शियलिटी से, रिलायबिलिटी से, वैलिडिटी से, या फिर इन सभी से। तो बिल्कुल इम्पार्शियलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तीनों चीज़ों से ही हम ऑब्जेक्टिविटी जो होगी रिसर्च की उसको इन्हेंस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 एक्शन रिसर्च इज। अब एक्शन रिसर्च जो है वो क्या है, क्या एक अप्लाइड रिसर्च है, क्या एक वो रिसर्च है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाई जाती है, या फिर आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, या ये सभी है। तो देखिए ज़रूरी नहीं जहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आ गया तो फिर वही आंसर रहने वाला है, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि जो रिसर्च जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैरी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से ही आप समझ रहे हैं, एक्शन वर्ड जो है वो क्या है कि आप एकदम से एक्ट करोगे ना, तो वही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द बेसिस ऑन विच assumptions आर फॉर्मुलेटेड। क्या बेसिस है जिसपे कि assumptions को फॉर्मुलेट किया जाता है, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, यूनिवर्सिटीज़, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है कंट्रीज़ का, उसी के बेसिस पे जो होते हैं वो assumptions होते हैं।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, मतलब कह सकते हैं कि अपने अपने धर्म की, अपने अपने कल्चर की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंटल रिसर्च। अब जो डेवलपमेंटल रिसर्च की कैटेगरी है उनमें इनमें से किसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। फिलोसॉफिकल रिसर्च था आपका, एक्शन रिसर्च था, या डिस्क्रिप्टिव, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो इन सभी को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस। फैक्टोरियल एनालिसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो फैक्टोरियल एनालिसिस को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, क्या रिलेशनशिप जाननी है दो वेरिएबल्स के बीच, या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, या फिर हमें दो वेरिएबल्स के बीच डिफरेंस पता लगाना है, या फिर हमें बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस पता लगाना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हमें दो वेरिएबल्स के बीच में जो है वो डिफरेंस का पता लगाना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो है वो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे और पैसेज रीड करेंगे और उसका हम आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। एंड पास 11 मिनट्स तो पास ही हो चुके हैं, तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं, पैसेज रीड करते हैं, फटाक से हम आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शंस हम यहाँ पर अभी नहीं देखेंगे सबके, थोड़ा क्वेश्चन देखने के बाद ही हमें आइडिया हो जाएगा। देखिए, इन प्री ब्रिटिश पीरियड व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द इंडिपेंडेंट रूलर्स, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी प्रैक्टिस्ड इन ब्रिटेन। Next one is democracy is practiced where, and the 14th question is which of the following is true about the British rule in India, and who became the member of the new commercial class during that time। तो चलिए अब पैसेज को रीड करेंगे और फिर आंसर्स मार्क करेंगे। पैसेज जब हम एक बार रीड कर लेंगे तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, while the British rule in India was detrimental to the economic development of the country, it did help in starting of the process of modernizing Indian society and formed several progressive institutions during that process. One of the most beneficial institutions which were initiated by the British was democracy. Nobody can dispute that despite its many shortcomings, democracy was and is far better alternative to the arbitrary rule of the Rajas and Nawabs which prevailed in India in the pre-British days। देखिए pre-British days आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। Next है, however, one of the harmful traditions of British democracy inherited by India was that of conflict instead of cooperation between elected members. This was its essential features. The party which got the support of the majority of elected members formed the government while the others constituted a standing opposition. The existence of the opposition to those in power was and is regarded as a hallmark of democracy. In principle, democracy consists of rule by the people, but where direct rule is not possible, it's ruled by persons elected by the people. It's natural that there would be some differences of opinion among the elected member as in the rest of society. Normally, members of any organizations have differences of opinion between themselves on different issues, but they manage to work on the basis of a consensus, and they do not normally form a division between some who are in majority and are placed in power while treating the others as an opposition. The members of an organization usually work on census. Census simply means that after an adequate discussion, members agree that the majority opinion may prevail for the time being. These persons who form a majority on one issue and whose opinion is allowed to prevail may not be on the same side if there is a difference on some other issues. It was largely by accident that instead of this normal procedure, a two-party system came to prevail in Britain, and this is now being generally taken as the best method of democratic rule. So, many democratically inclined persons in India regret that such a two-party system was not brought about in the country. It appears that to have two parties in India of more or less equal strength is a virtual impossibility.
Those who regret the absence of the two-party system should take the reason into consideration. तो अब हम आंसर्स को मैप करेंगे. सॉरी, भी कंप्लीट नहीं हुआ है. And there were members of the aristocracy which landed interest and consisting of lord barons etc., and members of the new commercial class consisting of merchants and artisans. These groups were more or less of equal strength and they were able to establish their separate rule at different times. आप क्वेश्चंस देखेंगे. इन प्री ब्रिटिश पीरियड व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द इंडिपेंडेंट रूलर्स, तब क्या था? तो पीस और प्रॉस्पेरिटी जो थी वो सोसाइटी में थी, या फिर पीपल वर आइसोलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल अफेयर्स, उन्हें दूर रखा जाता था, या फिर पब्लिक ओपिनियन जो थे वो इनवाइटेबल थे पॉलिसी मेकिंग के लिए, उनको चेंज नहीं कर सकता था पब्लिक ओपिनियन पॉलिसी को, या फिर लॉज वाज इक्वल फॉर वन एंड ऑल, सभी के लिए लॉज जो थे वो इक्वल थे. तो देखिए पीपल्स जो थे प्री ब्रिटिश टाइम में इंडिपेंडेंस से पहले उन लोगों को पॉलिटिकल अफेयर्स जो हुआ करते थे उनसे दूर रखा जाता था. ठीक है, आइसोलेट रहते थे वो. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी प्रैक्टिस्ड इन ब्रिटेन. अब ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी चलती थी उनके क्या डिस्टिंग्विश फीचर थे? तो देखिए, एंड टू द रूल ऑफ माइट इज राइट, या फिर रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो ये आपको पता है, ये आपके डेमोक्रेसी का एक पता नहीं, जब आपसे पूछा जाता है डेमोक्रेसी क्या, तो आप ये कहते हो कि रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है, इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, या फिर कोऑपरेशन बिटवीन इलेक्टेड मेंबर्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड वेयर. डेमोक्रेसी कहाँ प्रैक्टिस होती है? जहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म ओपिनियन फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग पॉलिसी मैटर, या फिर ऑपोजिशन ज़्यादा पावरफुल होता है आपका रूलिंग कंबाइन से, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मासेस, या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि यहाँ पर क्या है, आपका ऑपोजिशन जो है वो आपका रूलिंग पार्टी से ज़्यादा पावरफुल होता है. Question number 14 is, which of the following is true about the British rule in India? So it was behind the modernization of the Indian society. India gained economically during that period. Various establishments were formed for the purpose of progress, या फिर none of these. So at that time it was behind the modernization of Indian society. So option number is the correct answer for this question. And question number 15, who became the member of the new commercial class during that time? So the correct answer, merchants and artisans. आपने पैसेज में रीड किए होंगे. ठीक है, अब हम अपने पैसेज से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 is, which one of the following telephonic conferencing with a radio link is very popular throughout the world? कंप्यूटर से स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, TPS, टेली प्रेजेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, या फिर वीडियो टेलीटेक्स्ट. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आप लिंकिंग कैसे करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस ही आप करते हैं अगर आपको थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है वो लिंक होना है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 इज, विच इज़ नॉट 24 आवर्स न्यूज़ चैनल. अब 24 आवर्स न्यूज़ चैनल कौन सा नहीं है? क्या NDT TV नहीं है? क्या जी न्यूज़ नहीं है? क्या आज तक नहीं है? या फिर लोकसभा का चैनल नहीं है? तो देखिए, आप सभी लोग टीवी देखते होंगे, न्यूज़ भले ही आप ना सुनते हो, बट आप न्यूज़ चैनल्स पर कभी ना कभी तो पहुंचते हैं किसी ना किसी कॉज से. तो आप सबको पता चल जाता है कि जो NDT TV है ये भी 24, और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं 24/7, यहाँ पर आपको 24 लिखा हुआ ही है इसमें, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा. जी न्यूज़ भी आपको 24 न्यूज़ सप्लाई करता है. आज तक तो आपका बहुत ज़्यादा फेमस चैनल है. तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए नहीं रहेंगे. ठीक है, नहीं है तो 24 आवर्स की अगर आप बात करें तो जो लोकसभा वाला चैनल है वो 24 आवर्स जो है वो आपको न्यूज़ नहीं प्रोवाइड करता है. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन.
The question is the main objective of FM station in radio is। रेडियो में FM स्टेशन जो होता है, पहले जब रेडियोस हुआ करते थे तो वहाँ से सॉन्ग सुनाया जाता था। अब तो उसके पास मोबाइल फ़ोन से अपने अपने मोबाइल में सब लोग अपना जो मन चाहे वो सॉन्ग सुन लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर उनको अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुना तो FM वगैरह में वहाँ पे वो कॉल का सिस्टम होता था, काफ़ी कुछ लेटर्स दिए जाते थे, तो इस तरह से इनका प्रसारण होता था। तो यहाँ पर वो आपसे पूछा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म था, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन था, टूरिज्म, इंटरेक्शन एंड एंटरटेनमेंट था, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट था। तो जो आपका एफएम स्टेशन जो था रेडियो का, उसका जो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दैट इज़ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शन। देखिए, आपको एंटरटेनमेंट तो दिया जाता था, लेकिन साथ साथ आपको रेडियो पे न्यूज़ भी सुनाई जाती थी, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाती थी, और वहाँ आप इंटरेक्ट भी करते थे। जिस तरह से मैंने बताया ना कि कोई प्रोग्राम ऐसा होता था कि वो लोग आपसे बात करते हैं, आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है, इस टाइप से, तो इंटरेक्शन भी वहाँ होता था, और एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियस है, होता ही था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एंड इन कम्युनिकेशन चैटिंग इन इंटरनेट इज। कम्युनिकेशन चैटिंग में, इंटरनेट में क्या होता है? क्या आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, बोलकर बात करते हैं, या फिर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं बिना बोले, या फिर आप पैरेलल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, या फिर आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन करते हैं। तो देखिए, जब आप इंटरनेट के थ्रू चैटिंग करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, तो बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में भी देखते होंगे। अगर आप मैसेज टाइप नहीं कर सकते तो वहाँ आप माइक्रोफोन को ऑन करके आप ओरली बोल देते हैं, और आपका मैसेज जो है वो ऑडियो फॉर्म में पहुँच जाता है दूसरे तक। या फिर आप गूगल का माइक्रोफोन यूज़ करके जो आपको टाइप करना है वो आप बोलकर भी कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल तो रहे हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, आप हैंड से टाइप कर रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस हो रही है इन कम्युनिकेशन चैटिंग में इंटरनेट की। तो क्या दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर जो रहने वाला है, हम कौन सी चैटिंग करते हैं? पैरेलल कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। आप वर्बल भी करते हैं, आप नॉन वर्बल भी करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है, और आपको इनको मैच करना है, ठीक है। उसका कोड से आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ आप देखेंगे आर्टिस्ट दिए हैं और उनकी आर्ट दी है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, पंडित जसराज वोकलिस्ट, किशन महाराज, रविशंकर और उदय शंकर। उदय शंकर, रविशंकर का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो अब हमें बताना है कि ये इनकी कला क्या क्या थी, ये क्या क्या करना पसंद करते थे। तो अगर हम पंडित जसराज वोकलिस्ट की बात करें तो ये आपके हिंदुस्तानी ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपके हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे, सॉरी, पंडित जसराज यहाँ पे एक वर्ड है, और ये जो वोकलिस्ट है ये यहाँ का है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे। दूसरा आपका किशन महाराज, तो किशन महाराज आपके क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। फिर रविशंकर, तो रविशंकर आपके सितार वादक थे, और जो उदय शंकर थे वो डांस करते थे, यानी कि कोड जो आपका बन रहा है दैट इज 1, 3rd, 2nd एंड 4th, ठीक है। तो हम कोड एक बार मैच कर लेते हैं ऑफ 1, 3rd, 2nd एंड 4th, 1, 3rd, 2nd and 4th, and it's here in option number C. So the correct answer for this question option number C. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर जो है उसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो मिसिंग नंबर क्या है आपका, आप देख लीजिए, पैटर्न को आप एनालाइज करेंगे और मिसिंग नंबर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फ्यू सेकेंड्स का टाइम आपको दे रही हूँ कमेंट करने के लिए, और फिर मैं आपको आंसर यहाँ पे बोल रही हूँ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 38। ओके, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन अ सर्टेन कोड ऑफ क्लॉक। क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको खुद से आप माइंड लगाना है पैटर्न पर, ठीक है। यहाँ पर बताने के लिए अब आपके फैक्ट्स वगैरह नहीं रहे, मैं काफ़ी बार आपको पैटर्न समझा चुकी हूँ, आप खुद से इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन है, मतलब मॉडल पेपर है, आपका अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप किसी कोड में अगर आप क्लॉक को
KCOLC लिखते हैं तो फिर आप स्टेप को क्या लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वरना हम आंसर आपको बताते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C SPET, ऐसा आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप मार्क द राइट चॉइस फॉर द सेकंड सेट। अब यहाँ पर सेट देख लीजिए, BDFH OMKI GHI आपको ये देखना है कि कितना कितना गैप हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप फोर्थ वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज LNPR। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2001। कैलेंडर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज मंडे, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसको अलग से मैं बता देती हूँ कि 1 जनवरी 2001 को आपका मंडे था। क्वेश्चन नंबर 25, and find out the wrong number in the sequence 52, 51, 48, 43, 34, 27 and 16। सॉरी मैं एक बार बता दूं, आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन गलत क्यों है। देखिए, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका PYQ है। मैंने एज इट इज़ इसको इसलिए लिखा था यहाँ ऑप्शन में, आपको करेक्ट आंसर नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आया था। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाने का जो मोटिव है वो ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपना आंसर निकालेंगे, आपका आंसर जो आता है अगर वो वहाँ ऑप्शन में नहीं है, समझ जाइए आपको कॉमन मार्क्स तो यहाँ मिलने ही मिलने हैं, या फिर यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप चाहें तो इसको अटैम्प्ट करें, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको स्किप कर दें, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटैम्प्ट कर लें, जो आप चाहें। कॉमन मार्क्स तो यहाँ मिलना ही है, लेकिन हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग में ये रहे कि आपके गलत में ये काउंट हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर आई थी। क्वेश्चन नंबर 25, आपको रॉन्ग नंबर यहाँ पे बताना है सीक्वेंस में कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B 34 जो है वो यहाँ पर रॉन्ग नंबर है सीक्वेंस में। पैटर्न आप एनालाइज करेंगे। इन अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन इज, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन क्या होता है आपका, समिंग अप होता है सारे प्रेमिसेस का, या फिर नेसेसरली बेस्ड होते हैं प्रेमिसेस पे, मतलब नॉट नेसेसरली बेस्ड होता है प्रेमिसेस पे, या फिर इंटेल्ड होता है प्रेमिसेस के द्वारा, या फिर प्रेमिसेस से कुछ ज़्यादा होता है, एडिशनल होता है। द करेक्ट आंसर कि इंटेल्ड होता है आपका प्रेमिसेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, नो मैन आर मॉर्टल इज अ कॉन्ट्रेडिक्टरी ऑफ। अब कोई भी आदमी मॉर्टल नहीं होता, किसका कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि कुछ मैन मॉर्टल होते हैं, या फिर कुछ मैन मॉर्टल नहीं होते हैं, या फिर सारे ही मैन मॉर्टल होते हैं, या फिर नो मॉर्टल इज मैन, कोई भी मॉर्टल इंसान नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कैसे, अमर की अगर बात हो रही है तो अमर का मतलब तो वही है ना कि जान होना, तो जान तो इंसान मतलब हो, मैन तो मैन में जान होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई अमर मैन ना हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर कि सम मैन आर मॉर्टल, कुछ मैन जो है वो मॉर्टल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ। कोई भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होगा, जब प्रेमिसेस फॉल्स होंगे और कंक्लूजन्स ट्रू होंगे, या फिर प्रेमिसेस फॉल्स होंगे कंक्लूजन्स भी फॉल्स होंगे, या फिर प्रेमिसेस ट्रू सही होंगे कंक्लूजन फॉल्स होंगे, या फिर प्रेमिसेस ट्रू और कंक्लूजन भी ट्रू होगा। सो द करेक्ट आंसर कि जब दोनों ही सही होंगे तभी एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस्ड है, फॉर्मल वैलिडिटी पे, मटेरियल ट्रुथ पे, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस पे, या फिर एप्टनेस ऑफ एग्जांपल्स पे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर्मल वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 13 इज, टू लेडीज एंड टू मैन आर प्लेइंग ब्रिज एंड सीटेड एट नॉर्थ। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप डायग्राम ड्रॉ करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि दो लेडीज़ हैं, दो मैन हैं, ब्रिज पर खेल रहे हैं। ठीक है, सीटेड एट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट ऑफ ए टेबल। ठीक है, टेबल है एंड नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट। कोई भी लेडी जो है वो ईस्ट को फेस नहीं कर रही है। पर्सन्स सिटिंग हैं, जो पर्सन्स बैठे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने, आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स। तो एक सेम सेक्स के मतलब दोनों ही मैन या दोनों ही फीमेल नहीं होंगे।
वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक मैन जो है वो साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, लेडीज जिस डायरेक्शन में फेस की होंगी। बता देते ना अपोजिट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई भी लेडी जो है वो ईस्ट की तरफ उसका फेस नहीं है, तो जब ईस्ट की तरफ फेस नहीं है किसी भी लेडी का और आपसे लेडीज़ का ही डायरेक्शन पूछा है, तो आप सबसे पहले तो जहाँ जहाँ ईस्ट है उसको कट कर देंगे, जहाँ जहाँ ईस्ट है उन ऑप्शंस को आप कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपको ईस्ट दिख रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ ईस्ट दिख रहा है तो ये नहीं। क्वेश्चन को समझने पर यहाँ पर फोकस रहता है। अब आप पता क्या करते हैं, आप डायरेक्ट बनाने लग जाते हैं अपना डायग्राम, तो क्या होता है ज़्यादा टाइम टेकन रहता है। आपको 4 ऑप्शन में से कर, आप सीधे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और देख लीजिए आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि कोई भी लेडी जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर नहीं रही है, तो उसका डायरेक्शन तो ईस्ट में आ ही नहीं सकता, तो ईस्ट वाले कट कर दीजिए। 2 ऑप्शन बचेंगे, नन ऑफ दीज हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है वो हो सकता है, नहीं कर पा रहे, मोस्ट प्रोबेबली आप मार्क कर सकते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस, मतलब अगर नहीं आ रहे हैं तो ऑप्शंस को हटाना सीखिए। जितनी अच्छे से आप 2 ऑप्शन अगर हटा देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं कि आप एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें चारों ही ऑप्शन आप रखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करने में आपका सिर्फ 25% होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से वेन डायग्राम से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ आपसे यहाँ पर 3 सेम सर्कल्स दिए हैं, जैसे हमने कल सर्कल्स पर बात की थी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदी जानने वाले लोगों को, इंग्लिश जानने वाले लोगों को, और ऐसे लोगों को जो कि टीचर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इनकी जो रीजंस हैं उनको यहाँ पर लेटर्स में, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में डिनोट किया है, ठीक है। देख लीजिए डायग्राम, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट पर्सन्स, अगर आपको पर्सन्स को सिलेक्ट करना है हु डू नॉट नो इंग्लिश, जो इंग्लिश तो नहीं जानते लेकिन टीचर्स हैं, तो आप किस रीज़न को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, E, G, B या फिर A। तो आप देख लीजिए क्या है, इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन टीचर्स हैं, तो टीचर्स में आपके टीचर का सर्कल ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सी वाला जो है ये भी इंग्लिश जान रहा है, डी वाला भी इंग्लिश जान रहा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका, जो टीचर है लेकिन इंग्लिश नहीं जान रहा, दैट इज़ ए। अब ये ए हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी हम गलत उस पर आ गए। क्वेश्चन है कि हु डू नॉट नो इंग्लिश एंड आर नॉट टीचर, सॉरी क्वेश्चन ये है कि वो इंग्लिश भी नहीं जानता और वो टीचर भी नहीं है, तो हमें ऐसा सिलेक्ट करना है। तो ये रहेगा हमारा जी, जो हिंदी जानता है, क्योंकि और कोई लैंग्वेज दी, इंग्लिश तो जानने वाला ही नहीं, यानी कि ये बी सी डी सब कट जाएगा, टीचर भी नहीं है तो इसलिए ये भी कट जाएगा। सो जी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा कभी क्वेश्चन पढ़ने में भी मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए वेन डायग्राम बहुत ईजी होते हैं, लेकिन ज़रा सी लापरवाही थोड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। अब आपको 33 से 35 तक के क्वेश्चन जो है वो इस ग्राफ की बेसिस पे देने हैं। आप देख लीजिए, अगर लैख टन्स की जो क्वांटिटी है उसको इस तरह से आपके स्क्वायर्स में डिनोट किया है और सर्कल्स में आपके करोड़ रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है। ग्राफ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ईयर दे रखा है और ऊपर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चंस 33, चलिए 33 क्वेश्चन में 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स डिक्रीज्ड बाय 50%, किस ईयर में वैल्यू जो होगी इंजीनियरिंग गुड्स की वो डिक्रीज करेगी 50% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो देख लीजिए, आप यहाँ से ईयर देख लेंगे, लैख में और आपको करोड़ में दे रखा है, तो प्रीवियस कंपैरिजन में कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है आपका, तो ये आपका डिक्रीज़ हो रहा है 2007 में, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स वाज 100%। किस साल जो क्वांटिटी थी एक्सपोर्ट की वो 100% थी, हायर देन द क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर। उसका भी हम देख लेते हैं। तो 100% आपको कहाँ दिखाई दे रही है प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में, तो 100% तो आपकी देखिए ना 50 100%, और ये आपकी कहाँ है 2006 में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन दी www। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। आप www पर वेब पेजेस को इंटरनेट कनेक्शन किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी और एक वेब सर्वर की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो ऑल आर करेक्ट। Which was the first company to launch mobile phone services in India? इंडिया में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को किस कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च किया था? तो आप SR, BPL, हटचिसन या फिर एयरटेल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज BPL। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 38, चंद्रयान फर्स्ट जो था उसको लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया में कहाँ से? इट इज़ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। याद रखने वाली बात है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ब्लॉग क्या होता है? ऑनलाइन म्यूजिक होता है, इंटरनेट होता है, पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जनरल, या फिर पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च होता है। सभी जानते होंगे आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं, तो वो ब्लॉग क्या होते हैं? वो ब्लॉग आपके पर्सनल होते हैं ना। तो पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जनरल, आप ऑनलाइन मोड के थ्रू अपने घर में आपकी जो भी पर्सनल एक्टिविटीज़ हो रही है उनको आप एक ब्लॉग के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 40 इज विच इज़ नॉट ऑनलाइन इंडियन मैट्रीमोनियल वेबसाइट। अब इनमें से मैट्रीमोनियल वेबसाइट कौन सी नहीं है? ऑनलाइन और इंडियन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जीवनसाथी.com सभी को पता है, यहाँ पर शादी के लिए यही बात होती है। तो मैट्रीमोनियल वेबसाइट है, आपकी इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, भारतीय मैट्रीमोनी, भारत आ गया तो फिर इंडियन तो है ही, मैट्रीमोनी से तो शादी का पता ही चल रहा है www.shadi.com। तो ये भी आप www.shadi.com, ये भी आपकी इंडियन वेबसाइट है। एंड www.ukSingleMuslim.com, तो यही जो है आपकी मैट्रीमोनियल ऑनलाइन इंडियन मैट्रीमोनियल साइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 41, environmental impact assessment is an objective analysis of the probable changes in physical characteristics of the environment, biophysical characteristic of environment, socio-economic characteristic of environment, या फिर all of the above. So the correct answer all of the above। जो environmental impact assessment होता है उसका जो objective होता है उसके analysis का, वो क्या है कि आप इन सभी में इन सब की characteristics को analyze करेंगे। नेक्स्ट है आपका बॉग इज़ अ वेटलैंड। बॉग जो एक वेटलैंड है जो कि रिसीव करती है वाटर को, कहाँ से? तो बॉग में जो वाटर आता है वो आपका रेनफॉल से ही आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन दी वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक। अब सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं आपके हिमालयन रीजन में आते हैं। नेक्स्ट है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ आ जाती है। यहाँ पर आपको पहली लिस्ट में इंस्टीट्यूशन दिए हैं, दूसरी में सिटीज़ दिए हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट दिया है क्या? ये कोलकाता में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है आपका इंडियन साइंस कांग्रेस का? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st आप मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इंडियन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस सुनामी डिजास्टर इन द ईयर। इंडियन कोस्टल एरियाज जो कि सुनामी डिजास्टर को जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था वो किस साल में हुआ था ऐसा? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2004 में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको एंटाइटल किया गया है किस पे? एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट पर, आपके लर्निंग टू बी एडवेंचर,
इस पर, या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। सभी ने कोठारी कमीशन पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता है कि जो कोठारी कमीशन है वहाँ पर एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट पर रिपोर्ट को एंटाइटल किया था। जो टाइटल था आपका एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट का, वो एजुकेशन पर था। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डुअल मोड यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सी डुअल मोड यूनिवर्सिटी नहीं है? दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास या फिर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग इग्नू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यही आपकी डुअल मोड यूनिवर्सिटी नहीं है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का संविधान का कौन सा भाग, किस भाग को हम कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं? तो इट इज 5। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है आर्टिकल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड टू नागा कस्टमरी एंड सोशल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 371A। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का टूल कौन सा नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिटीजन कैरेक्टर, सोशल ऑडिटिंग, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सबको इंफॉर्मेशन का राइट होना चाहिए, सिटीजन चार्टर होना चाहिए, सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो ये सब तो टूल हैं गुड गवर्नेंस के, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जो है यही आपका टूल नहीं है गुड गवर्नेंस का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।